एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। सुप्रीमो अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा था और कल रात जो 3 लोग मर गए थे उनके बारे में डिटेल्स पढ़ रहा था। फिर वो थोड़ा रूखे अंदाज में कहता है कि लगता है यहां बहुत से लोग स्टूडेंट काउंसिल की अथॉरिटी को सम्मान नहीं दे रहे, इसलिए सबको अपना काम अच्छे से करना होगा क्योंकि काउंसिल अपनी पावर नहीं खो सकती। सब चुपचाप सिर हिलाते हैं। इस समय जेन थोड़ा साइड में जाकर पानी पीने लगती है। सुप्रीमो थोड़ा अलग अंदाज में कहता है कि लड़की को रोकना होगा ताकि तुम नाश्ता कर सको। तब जेन बैठे बैठे कहती है कि इतना ओवर रिएक्ट मत करो, वो अकेली नहीं है जो उन मर्डरों को रोकना चाहती है। ये सुनकर पूरा रूम हैरान हो जाता है क्योंकि कोई इतनी हिम्मत करके सुप्रीमो से इस तरह बात नहीं करता। फिर सुप्रीमो अनिल को कहता है कि मैडम वायलेट ने जो फाइल मांगी थी वो ले आओ। अनिल चला जाता है। फिर सुप्रीमो शांत आवाज में जेन को सजा सुनाता है। जब अनिल वापस आता है तो सारी फाइलें फोटोकॉपी करनी है, फिर यहां लाकर फिर से एडमिन ऑफिस में जमा करनी है। जेन सजा मान लेती है और कहती है कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन तुम सबसे दूर रह पाऊंगी। फिर पिरजी सुप्रीमो से पूछती है कि जेन को इतनी हल्की सजा क्यों दी। सुप्रीमो ठंडी आवाज में जवाब देता है कि क्या वो उसके तरीके पर सवाल उठा रही है, और वैसे भी पिरजी का अब कोई अधिकार नहीं है ओपिनियन देने का क्योंकि वो अब एसएसजी का हिस्सा नहीं है। फिर अनिल और जेन बात कर रहे थे। अनिल कहता है कि जेन असल में लकी है क्योंकि उसने सोचा था कि सुप्रीमो उसे डार्क हेल जेल में भेज देगा। जेन मजाक में पूछती है कि क्या अनिल इसमें निराश हो गया। अनिल कहता है कि वो निराश नहीं है बल्कि हैरान है क्योंकि उसे लगता है कि सुप्रीमो का जेन के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन जेन इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अनिल तब उसे चेतावनी देता है कि सुप्रीमो के बहुत क्लोज होना बहुत खतरनाक है। वो कहता है कि सुप्रीमो के साथ दोस्ती करना जैसे जंगली जानवर के साथ दोस्ती करने जैसा है, तुम कभी नहीं जानते कि वो कब हमला करेगा। जेन मजाक में कहती है तो फिर वो एक सांप है। अनिल थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि अगर जेन सोचती है कि डार्क हेल जेल सुप्रीमो की सबसे बड़ी सजा है तो वो गलत सोच रही है। सुप्रीमो चाहे तो उससे भी ज्यादा डरावना कुछ कर सकता है। जेन बोर होकर कहती है कि क्या उसकी बकवास खत्म हो गई? अगर खत्म हो गई तो अब हम काम करेंगे। फिर जेन अकेले सोच रही थी। सुप्रीमो के सॉफ्ट कॉर्नर की बात सुनकर वो खुद ही हंसती है। जो इंसान दूसरों को डार्क हेल जेल में बंद करता है, जो सिर्फ मीटिंग में पानी पीने के लिए सजा देता है, उसके पास सच में कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। जेन सोचती है कि शायद अनिल मजाक कर रहा था। इधर यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट्स जेन के बारे में गॉसिप कर रहे थे। वे कहते हैं कि ये लड़की बहुत साहसी है और बहुत घमंडी, सोचती है कि वो बहुत बड़ी चीज है। तभी जेन उनके सामने आ जाती है। वहां रॉक्सैना थी, ब्लैक ब्लड ग्रुप के लीडर रेज की जीएफ। वो जेन से कहती है कि तुम एसएसजी की नई सेक्रेटरी हो, निश्चित रूप से तुम बहुत गर्वित हो, लेकिन तुम्हें याद दिला दूं कि जितनी बड़ी पोजीशन में हो तुम सिर्फ उनकी सर्वेंट हो। फिर वे उसके सामने खड़े होकर रास्ता रोक देते हैं। जेन शांतिपूर्वक कहती है कि हट जाओ, लेकिन वे नहीं हटते। फिर जेन जाने लगती है तो रुक्सैना उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फिर अपमान करके कहती है कि जेन अभी भी नहीं समझ पाई कि इस स्कूल में उसकी असली जगह कहां है। जेन चुप रहने वाली लड़की नहीं है। वो शांतिपूर्वक जवाब देती है कि ऐसी लड़की के ओपिनियन को वो महत्व नहीं देती जो हमेशा रैंक और इमेज के बारे में बिजी रहती है। जेन कहती है कि इस बिहेवियर से वो अपनी असली शक्ल सबके सामने दिखा रही है। ये सुनकर रॉक्सैना गुस्से में जेन को चांटा मार देती है। सब हैरान हो जाते हैं। जेन बिल्कुल डरे बिना शांतिपूर्वक कहती है कि अगर वो इस चांटे को रेटिंग दे तो शायद 50 डिग्री देती। फिर कहती है कि अब वो दिखाएगी कि असली गेम कैसे खेला जाता है। पल भर में जेन उसे पकड़कर 180 डिग्री चांटा मारती है। इससे रॉक्सैना दूर जाकर गिर जाती है और रोने लगती है। जेन कहती है कि सुना है तुम यहाँ की रानी हो, लेकिन अब मेरे सामने तुम सिर्फ रोती हुई एक कुत्ती जैसी लग रही हो। तब वो लड़की चिल्लाकर कहती है कि तुम इस काम के लिए पछताओगी और रेज को इस बारे में पता चलेगा। जेन कोई ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगला सीन मैडम वायलेट के ऑफिस में जाता है। जेन वहां जाती है और सुप्रीमो द्वारा दी गई फाइलें उसे देती है। वायलेट बहुत शांत आवाज में कहती है और समझती है कि जेन आसपास की कुछ चीजों को बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही है। तब वो कहती है कि क्यूरियोसिटी असल में एक स्टूडेंट की महत्वपूर्ण क्वालिटी है। फिर वो अपनी पास्ट की बात करने लगती है। वो कहती है कि पहले उसकी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, वो सिर्फ टीचिंग करके संतुष्ट थी। लेकिन समय के साथ समझ आया कि इंसान जिस सिस्टम के साथ आदत पड़ जाता है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने फैसला किया कि नया सिस्टम बनाएगी।
इसके लिए वो धीरे धीरे पावर की सीढ़ी चढ़ने लगी ताकि ऐसी पोजीशन पर पहुंच सके जहां वो इस स्कूल में क्या होगा खुद डिसाइड कर सके। वो जेन से पूछती है कि क्या उसने अच्छा नहीं किया। जेन विनम्रता से हामी भरती है। फिर वायलेट कहती है कि जेन को अभी चले जाना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी ब्लड नाइट शुरू हो जाएगी और अगर इस समय नई एसएसजी सेक्रेटरी अचानक गायब हो जाए तो बहुत दुखद होगा। फिर वो कहती है कि फाइलें वो किसी और को देकर कल सुबह एसएसजी ऑफिस में भेज देगी। जाने से पहले वो जेन को देखकर कहती है कि जेन उसे किसी की याद दिलाती है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल नहीं बताती। फिर जेन अपनी फ्रेंड बेनीसा से मिलती है। बेनीसा बहुत चिंतित होकर पूछती है कि क्या सच में तुमने रुखसाना के साथ मारपीट की। जेन हल्के से कहती है कि इस जगह तो पूरी तरह गॉसिप से भरी है। फिर कहती है कि रुखसाना ने जो कहा या किया उसके लिए यही बिहेवियर सही था, लेकिन बेनीसा इसे अलग तरीके से देखती है। हेल यूनिवर्सिटी के नियम बिल्कुल अलग है। बेनीसा पूछती है कि क्या जेन डर नहीं रही क्योंकि उसने खुद को खतरे में डाल दिया है। जेन जवाब देती है कि क्या वो चुपचाप दूसरों के अत्याचार सहती रहेगी। बेनीसा कहती है कि कभी कभी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ जेन नहीं उसके फ्रेंड्स भी खतरे में पड़ सकते हैं। बेनीसा आखिर में जेन से कहती है कि तुम बहुत स्वार्थी की तरह बिहेव कर रही हो और सिर्फ अपनी बात सोच रही हो। तुम्हें एक बार दूसरों की बात भी सोचनी चाहिए। ये सुनकर जेन चुप हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेन और उसके फ्रेंड्स बैठे थे और सब पढ़ाई में बिजी थे क्योंकि अब उनका लक्ष्य था कि मेहनत करके पढ़ाई करके हेल यूनिवर्सिटी के टॉप 10 में आए। तभी जेन के पास पिरजी आती है और कहती है कि सुप्रीमो उसे बुला रहा है। जेन हैरान होकर पूछती है कि वो फिर क्या चाहता है। पिरजी कहती है कि मैं सिर्फ खबर पहुंचाने आई हूं। सुप्रीमो अभी एसएसजी ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब जेन अपने फ्रेंड से माफी मांगकर कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि सुप्रीमो उसे बुला रहा है। फिर जेन जब ऑफिस की तरफ जा रही थी तो मैट उसके पीछे पीछे आता है। मैट थोड़ा चिंतित होकर पूछता है कि क्या वो ठीक है और बेनीसा के साथ कुछ हुआ क्या। जेन मान लेती है और कहती है कि बेनीसा के साथ उसकी झगड़ा हुआ है और वो माफी मांगना चाहती है। मैट कहता है कि वो समझ रहा है कि जेन अपने फ्रेंड्स से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो नोटिस कर रहा है कि सुप्रीमो और जेन काफी क्लोज हो रहे हैं। ये बात वो मजाक में कहता है, लेकिन अंदर थोड़ी जलन थी। जेन हंसकर कहती है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ काम की वजह से साथ रहते हैं। फिर मैट थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि सुप्रीमो जेन से बहुत ज्यादा काम करवा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि बार बार उसे क्यों बुलाता है। फिर कहता है कि असल में वो जेन को मिस कर रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पहले जैसे समय नहीं बिता पा रहा। जेन हंसते हुए उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि अब उसे अंदर जाना है। जाने से पहले मैट उससे एक सवाल पूछता है, कौन ज्यादा हैंडसम है, वो या सुप्रीमो। जेन हंसते हुए कहती है, बिल्कुल मैट। तभी दरवाजे पर सुप्रीमो आकर खड़ा हो जाता है। वो जेन से कहता है कि वो लेट हो गई और अंदर आने को कहता है। जेन अंदर जाती है तो सुप्रीमो उसे उनके एग्रीमेंट की याद दिलाता है। जब भी वो उसे बुलाएगा तो बिना देर किए उसके सामने हाजिर होना है। फिर वो जेन के एक बड़े गलती की बात उठाता है, रुखसैना के साथ झगड़ा करना। सुप्रीमो बहुत रूखे अंदाज में कहता है कि रुखसैना इस यूनिवर्सिटी की क्वीन है, उसे छूने का अधिकार भी जेन को नहीं है। वो पूछता है कि इस झगड़े से जेन को क्या मिला। जेन बिल्कुल निर्भीक होकर जवाब देती है कि उसने उसे 180 डिग्री चांटा मारा और इसमें उसे बहुत मजा आया, और कहती है कि अगर कोई उसे अपमानित करे या चोट पहुंचाए तो वो पलटवार करेगी, चाहे वो क्वीन हो या सुप्रीमो। सुप्राइए। फिर जेन सजा के तौर पर कैफेटेरिया साफ करने लगती है। काम करते करते वो बोर होकर सुप्रीमो को गाली देती है और कहती है कि इतने महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं और वो यहाँ गंदगी साफ करके समय बर्बाद कर रही है। वहीं सुप्रीमो उसके साथ था, जो उसके काम को चेक कर रहा था कि ठीक हो रहा है या नहीं। सुप्रीमो अचानक जेन से उसके परिवार के बारे में पूछता है। जेन थोड़ा हैरान होती है, लेकिन धीरे धीरे अपने परिवार के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि उसकी माँ बहुत मेहनती और प्यार से भरी हुई इंसान है। उसकी बड़ी बहन एलिसन बहुत साहसी, सुंदर और हर चीज में एक्सपर्ट है। जेन कहती है कि उनका परिवार बाहर से साधारण लगता है, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत मजेदार घटनाएं हैं। एक बार रेस्टोरेंट में खाने गए तो किसी ने एलिसन के साथ फ्लर्ट किया था तो झगड़ा हो गया था। एक जगह जेन कहती है कि वो अपने परिवार को मिस कर रही है। फिर सुप्रीमो जेन से उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछता है। जेन कहती है कि उसके फ्रेंड्स उसकी दूसरी फैमिली हैं। मिया उनके ग्रुप की जान है, हमेशा रुद्र की तरह उज्जवल रहती है। देव और जेर हमेशा मजाक करते हैं और सबको हंसाते हैं। बेन बहुत साहसी है और हमेशा सच बोलने से नहीं डरती। सुप्रीमो मेट के बारे में पूछता है।
जेन कहती है कि मेट उसका सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान है। काम खत्म होने के बाद जेन वहां से चली जाती है। सुप्रीमो असल में क्या इरादे से ये सब पूछ रहा था, ये वही अच्छे से जानता है। फिर जेन जब वापस जा रही थी तो गैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि उसे पकड़कर कुर्सी से बांध दिया गया है। अचानक वहां मास्क पहने एक लड़का आता है और खुद को रेज बताता है। वो जेन को डराता है कि वो चाहे तो जेन के फ्रेंड्स को भी सजा दे सकता है, यहां तक कि मिया को भी चोट पहुंचाने की धमकी देता है। लेकिन जेन डरती नहीं है, बल्कि वो एक बड़ा राज फाश करती है। वो कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरे सामने वाला इंसान रेसिर्विनिया नहीं है, वो सिर्फ एक मास्क पहने हुए है और रेस बनने का नाटक कर रहा है। ये सुनकर वो व्यक्ति गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका गुप्त परिचय पकड़ा गया। वो समझ जाता है कि जेन नॉर्मल नहीं है। तब वो जेन को एक ऑफर देता है, चुप रहना और ये गुप्त बात अपने तक रखना। बदले में वो जेन को जाने देगा और उसके फ्रेंड्स को कुछ नहीं करेगा। जेन थोड़ा सोचती है और फिर कहती है, डील। मतलब वो लड़का रेस बनकर रुखसाना को भी बेवकूफ बना रहा था, लेकिन इस बात को जेन अभी गुप्त रखेगी। जाने के समय वो उसे कहती है कि तुम्हारा सीक्रेट अब मेरा सीक्रेट है, और उसे एक चांटा मारती है। फिर वहां से चली जाती है। जाते समय ब्लडी नाइट शुरू हो जाती है। चारों तरफ सब खून खराबा और मारपीट कर रहे थे। जेन डर जाती है। वो अपने रूम की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। वो किसी तरह अपनी जान बचाती है और गेट के अंदर घुस जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।